बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू PHP डॉक्स। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल। कैसे हैं आप लोग? खैर वाफियत से हैं? तो जी आज हम लोग अपनी जो डेटाबेसेस की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसके अंदर हम लोग माई एसक्यूएल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस आज की वीडियो में हम लोग डेटाबेस क्रिएशंस, उससे टेबल क्रिएशंस, साथ में रिलेशनशिप्स जो इनके हम लोगों ने मेंटेन करने हैं, उसके ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि काफ़ी इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये डायग्राम जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने इस तरह की डायग्राम्स जब आप डेटाबेस स्टडी कर रहे होंगे, एंटिटी डायग्राम्स को देखा होगा। तो फाइनली हम एक डेटाबेस क्रिएट करके रिलेशनशिप्स बना के जिसके अंदर हम लोग प्राइमरी की, फॉरेन की एंड यूनिक की और बाकी जो इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फाइनली आपका जो डेटाबेस तैयार हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत क्या है? अगर आपने एक अच्छा डेटाबेस तैयार किया हुआ है तो आपकी एप्लीकेशन लॉन्ग टर्म में आगे जाएगी, आपको ज़्यादा ग्लिचेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका डेटाबेस अच्छा डिज़ाइन नहीं हुआ हुआ तो आपको जगह जगह पर चेंजेस करनी पड़ेंगी और बहुत सारा ओवरहेड आपको क्रिएट करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन क्रैश भी कर सकती है आके, और उसकी वो प्रोडक्टिविटी भी नहीं रहती, ना वो परफॉर्मेंस रहती है। तो डेटाबेस ही मेन चीज़ है। प्रोग्रामिंग को एज सच इस तरह से आप मत कंसिडर करें कि सारा कुछ उसी के ऊपर जाता है, नहीं। अगर आपने डेटा आसानी के साथ अरेंज किया हुआ है ना, एक खूबसूरत वे के अंदर, तो आपको उसको उठाने में भी आसानी होती है, उसको रखने में भी आसानी होती है। लेकिन अगर आपने डेटाबेस का खाली नाम ही यूज़ किया और बस अपने अजीब तरीके से अनप्रोफेशनल मैनर के अंदर डेटा को स्टोर किया है, तो प्रॉपरली वर्क वो नहीं करता। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं अपना आज का ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ पे जाएंगे। रिलेशनल डेटाबेसेस और भी ढेर सारे हैं, लेकिन हमने माई एसक्यूएल को ही क्यों चूज़ किया है? तो उसमें काफ़ी सारे रीजंस हैं। सबसे पहले जो रीज़न है, मैं आपके सामने इधर जाके एक चीज़ लिखता हूँ, माई एसक्यूएल गूगल के ऊपर। ये ओपन सोर्स है। सबसे जो इसकी बड़ी चीज़ है, कोई भी टेक्नोलॉजी आपको पता है कि सेलेक्ट करने से पहले हम लोग यही देखते हैं कि ओपन सोर्स है, फ्री है, तो उस वजह से उसको हम सिलेक्ट करते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी कुछ रीज़न एक और है, जो कि मेरे ख्याल में इसको पहले नंबर पे इसकी रीज़न को आना चाहिए कि ये सबसे ज़्यादा फास्ट है फॉर वेब एप्लीकेशंस। इतना कोई भी डेटाबेस फास्ट नहीं है, और मज़े की चीज़ है, शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर भी बड़ी पावरफुल परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड करता है। ये 1995 के अंदर इसकी पहली रिलीज़ हुई थी आके, और ये जो बंदा है माइकल वेडनियस, इसने अपनी डॉटर के नाम के ऊपर इसका नाम रखा था, यानी कि मई। उसके बाद एसक्यूएल जो है वो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है, इस तरीके से ये डेवलप हुआ। पहले ये जावा सन सिस्टम्स के अंडर आता था, अब इस सारी बात अब पूरी की पूरी ओरेकल ने ये जावा सन सिस्टम ही परचेज़ कर ली है, तो अब ये ओरेकल के अंडर आता है। तो इसका फ्री वर्जन भी अवेलेबल, हालांकि कुछ लाइसेंसिंग भी इन्होंने किया है ओरेकल ने, लेकिन उसमें 10 GB तक जो है वो फ्री है आपके पास। काफ़ी पुरानी अपडेट है मेरे पास इस चीज़ के ऊपर, लेटेस्ट अपडेट मेरे पास नहीं है। लेकिन 10 GB बहुत बड़ा डेटा होता है। किसी भी वेब एप्लीकेशन के ऊपर आपने अगर कोई मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो ना, तो तब भी जाके जीबीज़ का डेटा नहीं बनता। इमेजेस की बात नहीं कर रहे, सिर्फ टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। अब इमेजेस तो ऑब्वियसली आपने वैसे भी अलग से स्टोर करने हैं। तो ये एक मेन रीज़न है कि वेब, आपको पता है आजकल डेस्कटॉप का तो ज़माना वैसे ही ख़त्म हो गया, मोबाइल ऐप्स एंड वेब ऐप्स का आ गया। तो ये ऐसा डेटाबेस है जिसकी सबसे फास्ट जो है सर्विसेज अवेलेबल हैं as compared to other databases. Right now we are not comparing with no SQL databases, just we are comparing with other RDBMS. उस हिसाब में ये सबसे पावरफुल है। तो अब हम लोग जी स्टार्ट करते हैं, ज़रा इस डायग्राम की तरफ हम आके देखते हैं। जब भी कभी आपके पास कोई ऑर्डर आए ना, चाहे लोकल हो चाहे इंटरनेशनल हो, फौरी तौर पे डेवलपमेंट नहीं स्टार्ट करनी। सबसे पहले आपने उसकी बंदे से रिक्वायरमेंट्स लेनी है। उन रिक्वायरमेंट्स को लेके आपने कॉपी पे ट्रांसफॉर्म कर देना है, और सबसे पहली बात, आपने उसको कोई जवाब नहीं देना उस वक्त। हाँ, आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, क्योंकि कन्फ्यूजन्स को क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप वो चीज़ों को लिखते जाएं, लिखने के बाद आप एंटिटीज़ बना लेते हैं। ठीक है जी, एंटिटीज़ के बाद आप एट्रीब्यूट्स उनसे पूछ लेते हैं, कुछ आप आपके अपने माइंड के अंदर आते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आपके पास एक्सपीरियंस होता है, आपको उससे भी आइडिया हो जाता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट्स इसके साथ भी अटैच होंगे।
कोशिश करें अगर आप न्यू भी हैं तो किसी प्रोफेशनल क्लाइंट के साथ काम करें जो ऑलरेडी वेब ऐप्स तैयार करवा चुका हो, क्योंकि आपको अच्छा गाइड करे, क्योंकि अभी आपको सीखने की ज़रूरत है। मतलब वैसे तो कोई भी बच्चा जब पहली दफ़ा एक एप्लीकेशन तैयार करता है तो उसके माइंड में यही होता है कि दुनिया में उससे ज़्यादा खूबसूरत एप्लीकेशन किसी ने डेवलप नहीं की होती। लेकिन जब आप उसी सेम एप्लीकेशन को ठीक 5 या 10 साल बाद देखते हैं तो आप खुद हंसते हैं अपने उस एप्लीकेशन के ऊपर। वेल, ये को मैंने टॉन्ट नहीं मारा इसके ऊपर, ये एक चीज़ होती है और एक अच्छी चीज़ भी है, बच्चे को आगे बढ़ने का शौक़ भी होता है, लेकिन साथ साथ आपके अंदर क्रिटिसिज्म सुनने का भी हौसला होना चाहिए ताकि आप चीज़ों को अपडेट कर सकें। जो क्रिटिसिज्म नहीं सुन सकते वो आगे नहीं मूव कर सकते। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है, क्रिटिसिज्म प्रोफेशनल आदमी का सुने, ना कि अनप्रोफेशनल आदमी का सुने। ये भी एक इसके अंदर चीज़ काउंट की जाती है कि एक आम आदमी जिसको पता भी नहीं है, या बेशक वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड का हो लेकिन उसको अपना इतना आइडिया नहीं है इन चीज़ों का और वो आप पे क्रिटिसिज्म कर रहा है, देन इट्स नॉट अ गुड हैबिट। कुछ लोग वैसे भी आपको तंग करने के लिए भी कमेंट्स वगैरह करते हैं। अच्छा जी, तो अब ये एक हमने पीओएस है, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है, उसके रिलेटेड मैंने एक स्मॉल सा डेटाबेस बनाया। कंप्लीट तो नहीं है ये उसका, लेकिन एक स्मॉल ओवरव्यू है। इसकी अब कहानी क्या है जी, कि जी हमारे पास सेल्समैन है कुछ, ठीक है जी, और हम प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं डिफरेंट क्लाइंट्स को, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आइडेंटिफाई हो गया आके कि हमारे पास कुछ सेल्समैन है, हम मुख्तलिफ कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स सप्लाई करते हैं। सिंपल इज़ दैट। अगर इनको आप पूरी स्टेटमेंट को कॉपी पे लिखें तो इसमें से एक एंटिटी सेल्समैन आ गया, दूसरी एंटिटी कस्टमर आ गया, तीसरी एंटिटी प्रोडक्ट आ गई, चौथी एंटिटी आपके पास क्या आ गई, ऑर्डर्स, मतलब जो सप्लाई आप करते हैं, सप्लाई लिख दें, ऑर्डर्स लिख दें, 4 चीज़ें आ गई हैं। अब इस हिसाब से आपने अलग अलग चीज़ें बना लेनी होती हैं, मतलब बॉक्सेस बना लें, ठीक है जी। अब सेल्समैन आ गए, सेल्समैन के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे जी, उसकी एक आपको इतना तो पड़ा होगा कि RDBMS में हर टेबल को एक यूनिक की असाइन की जाती है जिससे उस रैकेट की आइडेंटिफिकेशन हो सके, तो उसको हम प्राइमरी की भी बोलते हैं, जो कि ऑटो जनरेटेड होती है आगे। ओके जी। उसके बाद सेम ये कीज़ आपकी हर टेबल के अंदर आएगी। अभी हम यूज़र्स को देखते हैं। यूज़र्स में क्या होगा जी, कि एक यूज़र नेम होना चाहिए, यूज़र पासवर्ड होना चाहिए, और यूज़र ID इनेबल डिसेबल, ये आगे जाके बताऊंगा कि इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम क्यूरीज पे काम करेंगे इंशाल्लाह। फिर यूज़र क्रिएशन, डेट एंड टाइम, इसके अंदर वो हमें ज़रूरत है। इसकी क्यों ज़रूरत है, कि जब यूज़र क्रिएट हुआ तो हमें पता हो कि ये किस तारीख को किस टाइम के ऊपर इसका ये अकाउंट क्रिएट हुआ था आके, दैट्स इट। उसके बाद हम लोग कस्टमर्स का टेबल बनाएंगे, उसके अंदर कस्टमर नेम आ जाता है, कस्टमर एड्रेस आ जाता है, और किस यूज़र ने इसको क्रिएट किया है, मतलब जिस सेल्समैन ने भी इसकी एंट्री की है हमारे पास उसकी डिटेल्स आनी चाहिए कि अच्छा जी फ़लाँ सेल्समैन ने इस कस्टमर को क्रिएट किया था और किस डेट टाइम पे ये क्रिएट किया गया था आके। फिर उसके बाद ये हमें प्रोडक्ट्स चाहिए कि हमने अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करनी है। इसके अंदर प्रोडक्ट आईडी आ जाएगा, प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट स्टॉक, प्रोडक्ट किस डेट को क्रिएट किया और किस यूज़र ने इस प्रोडक्ट को क्रिएट किया। अब ये छोटा सा डेटाबेस है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा कम्प्लेक्स डिटेल्स में चले जाएंगे तो फिर स्टॉक के लिए टेबल्स अलग बनते हैं आके, लेकिन मैंने राइट नाउ बस इसको एक ही टेबल के अंदर कर दिया, बहुत सिंपल कर दिया पकड़ के। अब ये 3 चीज़ें हो गई। अब ऑर्डर्स के लिए हमें आ जाना चाहिए। ऑर्डर्स में क्या है कि जब भी कोई बंदा कोई चीज़ जिसको हम भेजने लगेंगे तो एक इनवॉइस उसकी जनरेट करनी है, तो उसके लिए हमें एक ऑर्डर आईडी चाहिए जो कि इनवॉइस नंबर भी कहलाएगी। उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए कि किस कस्टमर को गया, उसका शिपिंग एड्रेस क्या हुआ, उसके टोटल ऑर्डर की अमाउंट क्या हुई, उसके शिपिंग चार्जेस क्या हुए, पेमेंट मोड उस बंदे का क्या है, और किस यूज़र ने ये क्रिएट किया और किस डेट एंड टाइम पे ये ऑर्डर क्रिएट हुआ था आगे। फिर उसके बाद हमें एक और टेबल की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि ऑर्डर्स के अंदर तो जस्ट चंद चीदा चीदा बातें शामिल हैं, जस्ट लाइक कस्टमर का आईडी हो गया, उसका शिपिंग एड्रेस हो गया, अमाउंट, शिपिंग एंड पेमेंट मोड, दैट्स इट। लेकिन अब कोई ऐसा टेबल चाहिए जिसके अंदर हमें पता चले कि यार फ़लाँ ऑर्डर को कितनी प्रोडक्ट्स गई हैं, तो ये हमारे पास आएगा ऑर्डर डिटेल्स के अंदर। ऑर्डर डिटेल्स के अंदर क्या होगा कि हम अपनी ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी ये दोनों को उठाएंगे और ये कंपोजिट की बन जाएंगी आगे। इसकी अपनी आईडी हम इस दफ़ा टेबल में नहीं दे रहे।
अब ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी को हम कंबाइन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखें, हर ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट डिफरेंट ऑर्डर्स आ रहे हैं। कभी भी इस तरह से नहीं होगा कि सेम ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट दो सेम प्रोडक्ट्स आ जाएं, या दो प्रोडक्ट्स जो हैं मतलब सेम प्रोडक्ट्स किसी एक ऑर्डर के अगेंस्ट आ जाएं। इस तरह नहीं हो सकता। हाँ, डिफरेंट ऑर्डर्स को डिफरेंट प्रोडक्ट्स जा सकती हैं, सेम प्रोडक्ट डिफरेंट ऑर्डर्स को भी जा सकती हैं। यहाँ पर आपका मैनी टू मैनी, मैनी टू वन रिलेशनशिप आ रहा है कि एक ऑर्डर जो है उसके अगेंस्ट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ सकती हैं, वन टू मैनी का रिलेशनशिप है आके। फिर इस तरह से प्रोडक्ट क्वांटिटी और उनकी यूनिट प्राइस भी हमने यहाँ पर मेंशन करनी है कि अच्छा यार कितनी क्वांटिटी थी और किस यूनिट प्राइस के ऊपर ये चीज़ें भेजी गई हैं। फिर इनका जो टोटल है वो हमने उस जगह पे डाल दिया आगे। तो ये एक सिंपल सा डेटाबेस मैंने आपको समझाने के लिए क्रिएट किया है कि इस तरीके से हम लोग वर्क करेंगे आगे। अब क्या होगा, सबसे पहले हम लोग सेल्समैन ऐड कर देंगे, दूसरे सेल्समैन जब ऐड हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट को ऐड करते जाएंगे। फिर इसी तरह से वो कस्टमर्स को भी ऐड कर देंगे। फिर जब किसी कस्टमर का फ़ोन आएगा तो उसको क्या करेंगे, उसके रिलेटेड इनवॉइस बना देंगे और उसको इनवॉइस भेज देंगे। अब देखा जाए तो उसके अंदर और भी बड़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, सेल्स रिटर्न आ जाती है, फिर इस तरह से परचेज़ है, परचेज़ रिटर्न है। लेकिन दैट्स इट, सिंपल डेटाबेस, इसको अंडरस्टैंड करें। जो इसको अच्छे तरीके से समझ जाएगा, वैसे भी मैं आपको मैंने ER जो एंटिटी डायग्राम है उसके रिलेटेड समझाया। कल को आपके पास कोई भी डायग्राम आ जाए, एंटिटी डायग्राम, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आप इस तरह से इंशाल्लाह आपको इसके ऊपर गाइड करूँगा। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं डेटाबेस से। लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन से आप लोगों ने इसको एक्सेस करना है। अब एक और चीज़, इन केस आप में से किसी बंदे को ये नहीं पता कि MySQL को किस तरह से सेटअप करना है, तो ऊपर मैं एक लिंक दे दूंगा पॉपअप के अंदर। उसके अंदर जैम्प की इंस्टॉलेशन का ट्यूटोरियल है, आपने उसको फॉलो अप कर लेना है, आपको प्रॉपरली गाइड भी कर देगा। जब आप सेटअप कर लेंगे जैम्प को अपनी मशीन के ऊपर, तो आपने वहाँ से अपाची एंड MySQL की सर्विसेज को स्टार्ट कर देना। उसके बाद आप लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन लिखेंगे तो आपका ये ओपन होके आ जाएगा पैनल जो है। PHP माई एडमिन क्या है, ये असल में ओपन सोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है फॉर MySQL DBMS। फिर बताता हूँ कि MySQL असल में एक DBMS है, डेटाबेस नहीं है। डेटाबेस एक सेपरेट चीज़ है, वो तो डेटा को जस्ट एक कंटेनर है जिसके अंदर आप डेटा रखते हैं, और DBMS ही उस कंटेनर से डेटा लेता है और उसी के अंदर रखता है। तो दो चीज़ें हैं, ये यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रखिएगा। पिछली वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया था और इस वीडियो में दोबारा कर दिया। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये लॉट ऑफ डेटाबेसेस ऑलरेडी क्रिएटेड है मेरे पास। मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं एक PHP docs POS के नाम से इसको क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है जी, अब ये हमारे पास आगे मैं इसको थोड़ा हाइड कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो हमारे पास कोई टेबल नहीं है। तो सबसे पहले हम किस टेबल को तैयार करेंगे, यहाँ से आप बेशक इसकी ना वो चीज़ देख सकते हैं कि जो सबसे पहले हमें यूज़र का करना है, क्योंकि आपने जो कॉपी पे डायग्राम तैयार की होगी उस हिसाब से आप इसको लेके चलेंगे। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यूज़र्स का मैं टेबल, और इसमें कितनी फील्ड्स चाहिए हमें, एक चाहिए जी यूज़र ID, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड यूज़र ID, यूज़र लोकेशन 1 2 3 4 एंड 5। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 5 फील्ड्स कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पर मैं इसका नाम लिखूँगा यूज़र_ID। उसके बाद आ जाएगा यूज़र_नेम। पहले आप लोगों नेम लिख लें, बाद में डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे। यूज़र_पासवर्ड, यूज़र_ED इनेबल डिसेबल। ठीक है जी, उसके बाद creation_date। अच्छा जी, ये अब होगी यूज़र ID। अब इंटीजर रहेगा आपका, क्योंकि उसने ऑटो इंक्रीमेंट भी होना है, न्यूमेरिकल फील्ड होनी चाहिए। यूज़र नेम क्या होगा, वेरिएबल कैरेक्टर होगा आपका, और इसकी हम लेंथ दे देते हैं 20, इससे ज़्यादा नहीं। यूज़र नेम यूज़र पासवर्ड को हम लोग टेक्स्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप लोग कितना ही लंबा चौड़ा पासवर्ड रख लें, इनक्रिप्टेड फॉर्म में पासवर्ड हो सकता है। यूज़र ED ये हमारे पास बुलियन होगा, और इसका यूटिलाइजेशन इंशाल्लाह जो हमारी अपकमिंग वीडियोस आएगी उसके अंदर मैं बताऊंगा कि ये फील्ड मैंने क्यों ऐड की है। राइट नाउ अभी आपको समझ नहीं लगेगी, क्योंकि अभी रिलेशंस आखिर में आएंगे तो उसको हम डिस्कस करेंगे। क्रिएशन डेट को डेट एंड टाइम हम लोगों ने कर लेना आगे, दैट्स इट। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में। हमारे पास क्या होगा कि आपने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या देनी है। एज़ डिफाइंड में मैं इसको क्या कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी यूज़र ऐड हो तो वो ट्रू हो। और उसके बाद
करंट टाइम स्टैम्प। अब इन दोनों फील्ड्स को हमें डेटा पास करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इनकी सेट कर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, अब हम यहाँ पर अब हमने इसको क्या करना है, ऑटो इंक्रीमेंट करना है। प्राइमरी की हमारे पास इंडेक्स आ गई, ठीक हो गया जी। एंड साथ से यूज़र अंडरस्कोर नेम जो है ये हमारे पास क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। मतलब लेट्स सपोज मैंने एक यूज़र नेम ऐड किया, फेसबुक पे बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर अगर आपने एक दफ़ा अपने ईमेल से क्रिएट कर ली तो दूसरा आदमी कर सकेगा, नहीं कर सकता। यहाँ पर यूज़र आईडी बेशक यूनिक है लेकिन हमने यूज़र नेम को भी यूनिक रखना होता है हर हाल के अंदर। तो दैट्स इट, इतना एक सारा काम था, ये हमारे पास क्रिएट हो गया आगे। ठीक है जी, इसको हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। ये हमारे पास सेव हो गया आके। ये देखें यहाँ पर यूज़र का टेबल आ गया। अब यहाँ पर अगर हम इसके स्ट्रक्चर में जाएँ तो यहाँ पर ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, कीज़ आ जाएंगी आगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम वापस जाते हैं, इस जगह पर क्लिक करते हैं डेटाबेस पे। अब हमने दूसरा टेबल एक क्रिएट करना है आगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे आके, एसक्यूएल पे यहाँ पर नहीं, बंदा भूल ही जाता है यार। अच्छा, यहाँ पर ये नेम इसका नीचे इधर पड़ा हुआ है। नेक्स्ट टेबल हमने क्रिएट करना है कस्टमर का। 1 2 3 4 एंड 5 फील्ड्स हमें चाहिए इसके अंदर। कस्टमर एंड 5 फील्ड्स आ गई यहाँ पर। कस्टमर आईडी आ गई हमारे पास, ठीक है जी। कस्टमर नेम आ गया हमारे पास। उसके बाद कस्टमर का एड्रेस भी आ गया एंड उसके बाद यूज़र अंडरस्कोर आईडी आ गई एंड क्रिएशन अंडरस्कोर डेट आ गई। इंट आ गया, ठीक है जी। उसके बाद वेरिएबल करेक्टर आ गया, इसको आप 50 तक बेशक ले जाएं, वैसे इतना बड़ा नेम होता नहीं है, 30 ही कर लें। कस्टमर एड्रेस टेक्स्ट कर लें। अच्छा जी, उसके बाद यूज़र आईडी इंटीजर है, क्रिएशन डेट आ गई। अब बाय डिफ़ॉल्ट में अगर हम लोग आ जाएँ तो करंट टाइम स्टैम्प है, लेकिन यूज़र आईडी हमें अलाट करनी पड़ेगी। अच्छा, अब यहाँ पर ये कस्टमर आईडी को हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे, प्राइमरी की हो गया। एंड ये हमारा जो कस्टमर नेम है ये यूनिक हो जाएगा ताकि डिफरेंट डुप्लीकेशन ना आ सके। कस्टमर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर यू, दैट्स इट। ओके जी, ये यहाँ पर आ गया। उसके अलावा एड्रेस एंड यूज़र आईडी को बाद में देख लेंगे। सेव करते हैं आके। अच्छा, इसमें एक चीज़ की मॉडिफिकेशन अब हमें करनी है। कस्टमर्स के टेबल में हम जाएंगे, स्ट्रक्चर में जाएंगे और यहाँ पर ये जो यूज़र आईडी है इसको हम लोगों ने इंडेक्स कर देना है, क्योंकि जिस की को एज अ फॉरेन की हमने यूज़ करना है रिलेशनशिप के अंदर, तो इसको क्या होना चाहिए, इंडेक्स्ड होना हर हाल में ज़रूरी है। ये देखें, जहाँ जहाँ पर फॉरेन की प्राइमरी की लग गई है, यूनिक की लग गई है और फिर ये इंडेक्स की, तो साथ में कीज़ इनके साथ आ गई हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने कीज़ जनरेट कर लेनी है। नेक्स्ट हम लोगों ने प्रोडक्ट का टेबल तैयार करना है। इसमें 1 2 3 4 5 6 एंड 7 फील्ड्स हैं। तो ये हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट एंड यहाँ पर हम लोग 7 फील्ड्स इसकी क्रिएट कर लेंगे। प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है जी। उसके बाद क्या आएगा जी हमारे पास, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड प्रोडक्ट प्राइस। डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस, प्रोडक्ट अंडरस्कोर स्टॉक कर लें आप लोग, ठीक है जी। उसके बाद यूज़र अंडरस्कोर आईडी आप रख लें एंड क्रिएशन अंडरस्कोर डेट रख लें। इसका इंटीजर आ गया। प्रोडक्ट नेम वेरिएबल करेक्टर 30 तक आप ले जाएं इसको। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट रख लें। प्रोडक्ट स्टॉक प्राइस फ्लोट करनी है आप लोगों ने, क्योंकि डेसिमल में भी वो प्राइस आ सकती है। प्रोडक्ट स्टॉक इंटीजर ही होगा। यूज़र आईडी इंटीजर, क्रिएशन डेट टाइम आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प इसके अंदर आ गया, जैसे ऑटो इंक्रीमेंटेड है। प्राइमरी एंड यूनिक आ गया आपके पास। एंड दैट्स इट, प्राइस यूज़र आईडी। हाँ, इसको आप अगर की अभी यहाँ से ये साइन करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं इंडेक्स, यहीं से आपने इंडेक्स कर देनी है, यूज़र अंडरस्कोर आईडी अंडरस्कोर आई। ठीक है जी, ये इंडेक्स हो गया हमारे पास। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं यहाँ से।
ये क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हम लोगों ने ऑर्डर का टेबल क्रिएट करना है। इसमें कितनी फील्ड्स होंगे हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फील्ड्स चाहिए हमें इसमें। अच्छा जी, 8 फील्ड्स हमने जैसे कर दी। ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है जी। कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, उसके बाद शिपिंग अंडरस्कोर एड्रेस, ये आ गया। टोटल ऑर्डर अमाउंट है, टोटल अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर अमाउंट। शिपिंग, या इसको टोटल करते हैं आप लोग, टोटल अंडरस्कोर शिपिंग अंडरस्कोर चार्जेस। उसके बाद क्या आ गया जी? पेमेंट अंडरस्कोर मॉड, उसके बाद जी यूज़र अंडरस्कोर आईडी, किस यूज़र ने क्रिएट किया है, एंड क्रिएशन डेट। ये इंटीजर आ गया। कस्टमर आईडी भी इंटीजर आ गया। शिपिंग एड्रेस हमारे पास टेक्स्ट आएगा। ये इसलिए बना रहे हैं, लेट्स सपोज उसके एड्रेस से डिफरेंट भी हो सकता है, तो हम शिपिंग एड्रेस यहाँ पर अलग से स्टोर करेंगे उस ऑर्डर के लिहाज से। टोटल ऑर्डर अमाउंट फ्लोट करेंगे क्योंकि डेसिमल के अंदर भी चीज़ आ सकती है। शिपिंग चार्जेस भी फ्लोट के अंदर कर देंगे आप लोग। पेमेंट मोड वेरिएबल करेक्टर हम लोग रखेंगे 3 कोड्स का, जिस तरह लाइक COD है, जैज़ कैश है, इजी पैसा है, बैंक ट्रांसफ़र है, BT, इस तरह आप कर देंगे। तो ये इस तरह का एक कोड होगा, यूज़ होगा। क्रिएशन डेट, डेट एंड टाइम, ऐड करंट टाइम स्टैम्प आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या है कि ऑटो इंक्रीमेंट है और ये प्राइमरी की है। उसके बाद कस्टमर आईडी क्या है हमारे पास, हमने इसको इंडेक्स करना है, CS अंडरस्कोर ID अंडरस्कोर I, क्योंकि ये रिलेशनशिप में दूसरे टेबल के साथ जाएगी। और उसके बाद हमें यूज़र आईडी को भी इंडेक्स करना है। ओके जी, अभी कंपोजिट तो नहीं करेंगे, अभी क्रिएट है, सिंगल कॉलम करेंगे। इसको यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यूज़र आईडी को UID अंडरस्कोर I, ये इस तरह की मैंने एक की बस जनरेट कर दी इसके ऊपर, ठीक है जी। ये हमारे पास ओके जी, ये रिज़र्व वर्ड है, तो इसको अब बाद में हम लोग चेंज कर देंगे वहाँ से। यस, ऑर्डर जो है असल में इसके अंदर रिजर्व वर्ड है, लेकिन उसको खैर बाद में अपडेट हो जाएगा, इशू नहीं है। अच्छा जी, अब करना है हमने ऑर्डर अंडरस्कोर, ये ऑर्डर डिटेल्स का टेबल बनाना है, जिसमें हमें कितनी कीज़ चाहिए, 1 2 3 एंड 4 कीज़ चाहिए, 4 कॉलम्स चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी आएगा, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी आएगा, प्रोडक्ट अंडरस्कोर क्वांटिटी आएगी, एंड प्रोडक्ट अंडरस्कोर यूनिट प्राइस आएगा। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, प्रोडक्ट क्वांटिटी भी इंटीजर है, प्रोडक्ट यूनिट प्राइस क्या हमारे पास फ्लोट आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए। अच्छा, अब इसको भी हमने क्या करना है, इंडेक्स करना है, ठीक है जी। एंड इसको हम दे देते हैं जी OID अंडरस्कोर I को, एंड उसके बाद इसको भी इंडेक्स करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रिएट कंपोजिट करेंगे, कंपोजिट विद ऑर्डर आईडी। अब ये दोनों कीज़ मिल के आपस में क्या हो जाएंगी, कंपोजिट की बन जाएंगी। आपकी ये दोनों कंबाइन वर्क करेंगी, तो डुप्लीकेशंस नहीं आएंगी। सेम ऑर्डर के ऊपर सेम प्रोडक्ट 2 बार नहीं आ सकेगी, तो इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कंपोजिट की बन जाएगी आगे, ठीक है जी। इसको गो करते हैं आप लोग, ये देखें अब दोनों की सेम ही ये इंडेक्स अप्लाई होगी यहाँ पर, तो क्वांटिटी और बाकी चीज़ें वो हमारे पास आ गई। तो लें जी, ये हमने थोड़े से टाइम के अंदर ही पूरे का पूरा जो सेटअप है डेटाबेस से क्रिएट कर ली। अभी आपने देखा कि अगर एक दफ़ा डायग्राम्स आपके पास बनी हुई हों, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्लियर हों, तो डेटाबेस क्रिएट करना 10 से 15 मिनट से ज़्यादा का काम नहीं है। तो ज़्यादा टाइम अपना आपने थिंकिंग पे लगाना है, डिज़ाइन करने पे चीज़ों को लगाना है। उसके बाद आप आसानी के साथ डेटाबेस थोड़ी देर के अंदर क्रिएट कर लेते हैं आगे। अब हम लोग मूव होते हैं इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ। आपने यहाँ पे डेटाबेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर मोर के अंदर आके डिज़ाइनर पे आ जाना है। अभी आप देखें तो ये आपके जो सारे के सारे वो टेबल्स अनलिंक्ड हैं, लिंक्ड नहीं हुए हुए, ठीक है जी। अब हमने इनको आपस में लिंक भी करना है एक दफ़ा। आपने क्या करना है, इसको क्लिक करके बड़े आराम आराम से लेके जाना है, क्योंकि ये वेब बेस्ड है सारा कुछ, तो
जावास्क्रिप्ट के थ्रू काम हो रहा होता है, तो इस तरीके से आपने इसको लेना है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन में ये आता है कि ड्रैग एंड ड्रॉप आपका ज़रा फास्ट होता है। ये आई थिंक इनके अंदर या तो कोई ग्लिच है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है इस तरह से। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर अगर आप आते हैं, इसको इधर रख लेते हैं आके हम लोग, एंड इसको हम इधर रख लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर ये साइड पे आएंगे आप लोग तो क्रिएट रिलेशनशिप की बात आती है। तो सबसे पहले हमने यूज़र के साथ रिलेशनशिप को करना है। आपने सबसे पहले इस मेन टेबल में जो प्राइमरी की है उस पर क्लिक करना है, और उसके बाद ये कस्टमर के अंदर हम लोग आ जाते हैं और इधर यूज़र आईडी सेलेक्ट फॉरेन की। अब ये देखें ये आ गया, आपने यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर देना है। कैस्केड का मतलब क्या होता है, अब ये रिलेशनशिप का मकसद क्या है। लेट्स सपोज एक यूज़र ने कस्टमर को ऐड किया, कल को आप यूज़र को डिलीट करना चाहते हैं तो क्या होगा, यूज़र डिलीट हो गया तो कस्टमर कहाँ पर बचेगा। रिलेशनशिप यही तो इन्फोर्स करते हैं कि भाई एक रैकर्ड दूसरे रैकर्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब जाहिर बात है कस्टमर के रैकर्ड्स यूज़र के टेबल के ऊपर डिपेंड करते हैं आके। इसी तरीके से ऑर्डर डिटेल का टेबल प्रोडक्ट के टेबल एंड ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप किसी चीज़ को डिलीट नहीं कर सकते। इसी रिलेशनशिप की वजह से RDBMS फेमस हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में लिंक हैं। अगर आप किसी एक रैकर्ड को भी डिलीट कर दें ऑर्डर के टेबल से, तो बाकी जो ऑर्डर डिटेल्स के अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं वो तो बेकार हो जाएंगी, क्योंकि उसका सर ही नहीं आपने डिलीट कर दिया पकड़ के। तो इसी वजह से यहाँ पर रिलेशनशिप हम लोग क्रिएट करते हैं ताकि हम इंटेग्रिटी को यकीनी बना सकें डेटाबेस के अंदर। तो इसलिए हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करते हैं। कैस्केड में क्या होता है, लेट्स सपोज आप लोग यूज़र को डिलीट करते हैं तो जो रैकेट्स यूज़र के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे वो सभी के सभी डिलीट हो जाएंगे। तो आप ऐसा तो नहीं चाहेंगे ना। लेट्स सपोज एक बंदा छोड़ के गया है तो आप उसकी वजह से उसने जो भी ट्रांजेक्शन किए आप रिमूव तो नहीं करेंगे। तो इसी वजह से मैंने यूज़र_ED इनेबल डिसेबल की फील्ड डाल दी है कि अगर लेट्स सपोज कोई एम्प्लॉई छोड़ता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को तो आप जस्ट उसको सिंपली डिसेबल कर दें ताकि वो लॉग इन ना कर सके उस सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर हम रिस्ट्रिक्ट को ही यूज़ करेंगे। अब ये एक रिलेशनशिप बन गया आके, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग ये इसमें एक बड़ा मसला है कि जब भी आप कुछ करेंगे तो ये डायग्राम सारी चेंज हो जाती है। इसको सिंपली इधर रख दिया मैंने। अब यहाँ पर रिलेशनशिप करेंगे, दोबारा से मैं यूज़र आईडी पे करूँगा और यहाँ पर मैं इसको हम प्रोडक्ट पे लेके चला जाऊँगा। इसमें भी हम लोग रिस्ट्रिक्ट एंड रिस्ट्रिक्ट कर दिया आके, ठीक है जी। इसी तरीके से अब ऑर्डर डिटेल्स को हम लोग इधर ही रख लेते हैं जस्ट लाइक। अभी हमें फिल वक्त बस काम करना है इसके ऊपर। क्रिएट रिलेशनशिप, अब हमने इसको पकड़ के ऑर्डर्स के साथ यहाँ पर लिंक करना है और यहाँ पर हम कंस्ट्रेंट जो है रिस्ट्रिक्ट का लगा देंगे एंड ओके, ठीक है जी। अब ये देखें आपके तीनों टेबल्स जो हैं ये इसके साथ क्या हैं, लिंक हो चुके हैं आके प्रोडक्ट के साथ, एंड ये हमारा जो ऑर्डर्स डिटेल है ये भी यहाँ पर आ चुका है आके। दैट्स इट। अब हमने क्या करना है, ऑर्डर के टेबल को ऑर्डर डिटेल्स एंड प्रोडक्ट को ऑर्डर डिटेल के साथ लिंक करना है। तो इसमें ऑर्डर आईडी को हम सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर मैं ऑर्डर आईडी को करता हूँ इस पर एंड रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं हम लोग इस चीज़ को एंड ओके। फिर से इसकी हालत अजीब सी हो गई है। दैट्स इट। अच्छा, अभी एक दफ़ा प्रोडक्ट को उसके साथ लगा लें, फिर उसके बाद इसको सेट करेंगे। प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी रिस्ट्रिक्ट एंड रिस्ट्रिक्ट, एंड ये हमारे रिलेशनशिप्स बिल्ड हो चुके हैं आके इसके ऊपर, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, इनको थोड़ा सा हम लोग अलाइन कर लेते हैं चीज़ों को पकड़ के। ऑर्डर डिटेल्स यहाँ पर आ गई, ऑर्डर्स को यहाँ से पकड़ा एंड हम यहाँ पर लेके चले गए, और ये यूज़र्स को हम लेके अगर इधर आ जाएं देख, अब ये आपके देखें रिलेशनशिप 1 2 एंड 3, ये ग्रीन लाइन में यूज़र्स के रिलेशंस आ रहे हैं। फिर ऑर्डर टेबल का ऑर्डर डिटेल्स के साथ ये ब्लू कलर के अंदर आ रहा है, और प्रोडक्ट एंड ऑर्डर डिटेल्स का येलो कलर के अंदर रिलेशनशिप आ रहा है।
तो ये एक डायग्राम आपकी प्रोफेशनली बन जाती है। अभी समहाउ मैंने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे नहीं किया क्योंकि टाइम की भी थोड़ी शॉर्टेज है। तो ये एक आपको प्रॉपरली बता रहा है कि इस तरीके से आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो बिल्ड हो चुके हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन जो वीडियो ट्यूटोरियल है उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि ये किस तरीके से कॉन्स्ट्रेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए काम करता है आगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होंगी। उसके अंदर हम लोग सारी क्यूरीज़ को करेंगे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट के साथ, और फिर मैं एक और डेटाबेस इंपोर्ट कर लूँगा। नेट के ऊपर पड़ा, मैं उसके साथ लिंक भी दूँगा, तो उसके अंदर डेटा ढेर सारा पड़ा है। कि उसके अंदर बाकी जो चीज़ें हैं जॉइंस वगैरह वो भी मैं आपको करवा दूँगा इंशाल्लाह। वो भी समहाउ इसी तरह का एक क्रैश कोर्स होगा, आई थिंक घंटे से ऊपर का। अभी राइट नाउ ये भी आधे घंटे की हमारी वीडियो बनी है। तो उसके अंदर इंशाल्लाह आप सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे बड़े अच्छे वे के अंदर कि किस तरीके से वर्क करता है। बाकी हमारी पीएचपी की सीरीज़ है, उसके अंदर मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल बना के दिए हुए हैं किस तरह से आप पीएचपी के थ्रू माईएसक्यूएल डेटाबेस के अंदर रैकेट्स को अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट एंड अपडेट कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। मैं ये वीडियो के एंड के ऊपर पूरी सीरीज़ वो भी अटैच कर दूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी लाज़मी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।